ये जो वीडियो बन रहा है ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेमेस्टर 6 के लिए है। ठीक है, ये एक रिवीजन वीडियो है और इसमें हम सारा फार्मूला को डिक्टेट कर देंगे और कुछ क्वेश्चन उसका सॉल्व करा देंगे। इससे क्या होगा कि आ, आप जो भी क्लास किए हो या जो भी आप जहाँ पे भी इससे भी लेक्चर रेफर किया आप उसको इस वीडियो को देखने के बाद इजीली सारा फटाफट रिवीजन कर सकते हो। तो ये एक रिवीजन वीडियो है, पार्ट 1 है और ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फर्स्ट पार्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये एक रिवीजन वीडियो है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या फार्मूला है जिसको हम लोग के से डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है हम लोग के पास के इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। तो D1 हो गया आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड, क्योंकि देखिए जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसको हम लोग P0 बोलेंगे। P0 मतलब हो गया आपका करेंट प्राइस। ठीक है, जो करेंट मार्केट प्राइस होगा। तो करेंट मार्केट प्राइस और 100 तो परसेंटेज फॉर्म में लाने के लिए करेंगे। जी मतलब हो गया ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये के का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको देखना है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो इतना फ्यूचर में मिलेगा जितना आप लगाओगे इंटू 100 प्लस जो आपका हर साल जो ग्रोथ है उसको भी ऐड करना होगा। तब जाकर वो पता चलेगा कि जो पैसा आप इक्विटी शेयर से इशू करोगे उसका कॉस्टिंग कितना बैठेगा। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का मकसद ये रहता है कि आपको कई आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसका इक्विटी का क्या कॉस्टिंग पड़ रहा है। जब हम इक्विटी से पैसा रेस कर रहे हैं या फिर इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मेरा रेट होना चाहिए मिनिमम, जो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से पता चलेगा। ठीक है, तो इसको एक आपका फॉर्मूला होता है डिविडेंड अप्रोच से। ये जो फॉर्मूला अभी हम लिखा है इसमें ए नंबर दे दीजिएगा यहाँ पे। ये डिविडेंड अप्रोच है, डिविडेंड अप्रोच। और एक होता है बी नंबर अर्निंग, एक्सपेक्टेड अर्निंग अप्रोच। कौन सा अप्रोच, एक्सपेक्टेड अर्निंग अप्रोच। तो एक्सपेक्टेड अर्निंग अप्रोच में क्या होता है, अप्रोच ये अप्रोच में आपको के निकालना होगा। तो के निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा EPS1। EPS1 का मतलब जहां 1 हम डिनोट किया, यहाँ D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो अर्निंग पर शेयर EPS1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। यहाँ पे पूरा जितना था, जैसे यहाँ के का मतलब हो गया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के का मतलब क्या हो गया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और D1 का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड डिविडेंड और P0 का मतलब हो गया करेंट मार्केट प्राइस और G मतलब हो गया ग्रोथ रेट। वैसे ही यहाँ पे सारा चीज़ सेम होगा। EPS1 का हो जाएगा एक्सपेक्टेड 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 अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। बाकी P0 सेम और ग्रोथ रेट जी मतलब ग्रोथ रेट, जो P0 और ग्रोथ रेट हो सेम होगा। मतलब P0 और जो ग्रोथ रेट है जो ऊपर में बोले हैं ना वो एज इट इज सेम होगा। ठीक है, तो मतलब इसको एक बार हम कंक्लूड करता है। जो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है इसका दो तरीका है। एक है आपका क्या, डिविडेंड अप्रोच जिसमें D1 बाई P0 इंटू 100 होगा प्लस ग्रोथ रेट ले लेंगे। D1 बाई P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। दूसरा है
एक्सपेक्टेड अर्निंग अप्रोच, इसमें EPS बाई P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट है। ये दोनों में कोई खास बात नहीं है, ये दोनों में खाली यहाँ पे अर्निंग पर शेयर लेना है, वो भी एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्यों लेंगे, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो भी आपको मार्केट में जो आप पैसा आज लगाओगे, तो यहाँ पे आज लगाने वाला पैसा क्या करंट वाला है, बट फ्यूचर में आपको जो मिलेगा उस इनकम के बेस पे ना अपना रिटर्न समझोगे या रिटर्न सोचोगे, तो यहाँ पे D1 एक्सपेक्टेड लेंगे क्योंकि ये फ्यूचर में मिलता है, और फ्यूचर वाला लेंगे, D0 नहीं लेंगे। D0 होने से तो करेंट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में आपको D0 दिया रहेगा तो फिर आपको D1 निकालना पड़ेगा, D0 में ग्रोथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस जी करेंगे। ये क्वेश्चन से और अच्छा से समझा देगा यदि किसी क्वेश्चन में पड़ेगा तो। D0 मतलब करेंट मार्केट डिविडेंड, करेंट डिविडेंड, उसमें ग्रोथ रेट ऐड कर दोगे तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा। तो हमको एक्सपेक्टेड डिविडेंड या फिर एक्सपेक्टेड EPS, दो अप्रोच है, डिविडेंड अप्रोच और एक्सपेक्टेड अर्निंग अप्रोच है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वहाँ से और अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है जो ऑनर्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है टी लिमिटेड हैज 2 लाख इक्विटी शेयर, 2 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच है, करेंट मार्केट प्राइस है 50, मतलब वो P0 है, और अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एट द एंड ऑफ द पीरियड 80 है, मतलब 8 लाख है। तो यहाँ पे ठीक है, तो अंडरलाइन कर लो जो है ना, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एट द एंड ऑफ द पीरियड 8 लाख, 8 लाख को इम्पोर्टेंट है, ऐड कर लीजिए, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर इम्पोर्टेंट है, एंड ऑफ द ईयर से भी एक हम कंक्लूजन देगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर मिसमैच आएगा, प्रॉब्लम होगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है द अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8% पर एनम, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर अंडर अर्निंग ग्रोथ मॉडल, मतलब इस मॉडल पे बोला है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दो। तो चलिए फटाफट निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर अर्निंग ग्रोथ मॉडल। तो अर्निंग ग्रोथ मॉडल के बेस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, अर्निंग ग्रोथ मॉडल के बेस पे क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट कर लीजिए मेरे साथ। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले आप KE का फॉर्मूला लगा लो। KE का फॉर्मूला होगा अंडर अर्निंग ग्रोथ मॉडल में KE इक्वल टू, KE का फॉर्मूला होगा EPS1 डिवाइडेड बाई, अर्निंग ग्रोथ मॉडल बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लास्ट में बोला है अर्निंग ग्रोथ मॉडल, इसीलिए अर्निंग ग्रोथ वाला एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर वाला लेंगे हम लोग। डिविडेंड वाला बोलेगा तो डिविडेंड वाला, और कुछ नहीं बोलेगा तो क्वेश्चन में देखेंगे कि अर्निंग दिया है कि डिविडेंड पर शेयर दिया है, जो आपको लगेगा उस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ अर्निंग ग्रोथ मॉडल में EPS1 चाहिए मेरे को, अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड वाला, ठीक है। उसके बाद P0, उसके बाद इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है, प्लस ग्रोथ रेट। तो देखिए क्वेश्चन में अभी मेरे को EPS चाहिए, तो EPS कैसे निकलेगा, ये हम आपको लीवरेज में ही बताए थे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्वेश्चन में देखो एक बार, क्वेश्चन में बोला था ना कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एट द एंड ऑफ द पीरियड इज 8 लाख, तो ये ऑलरेडी एंड ऑफ द पीरियड है, इसीलिए ये EPS1 होगा। इसमें ग्रोथ रेट EPS0 रहने से उसमें ग्रोथ जोड़ के एक्सपेक्टेड EPS निकालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि ये 8 लाख रुपया एंड ऑफ द ईयर कमा रहा है, मतलब आज नहीं, ईयर के एंड में कमा रहा है, और EPS1 का मतलब ही होता है कि जो ईयर के एंड में होता है, ठीक है। तो 8 लाख रुपया कमा रहा है, कितना शेयर है, तो क्वेश्चन में देखिए शेयर्स दिया हुआ है
क्वेश्चन में शेयर्स कितना है, 2 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो 2 लाख शेयर से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर का कमाई आ जाएगा। तो यहाँ पे एक शेयर का कितना कमाई है, 4 रुपीज पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आ गया, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर आ गया 4 रुपीज पर शेयर। कैसे पता चला कि सर ये ईपीएस 1 है? ईपीएस 1 मतलब जो एक्सपेक्टेड रहता है। कभी कभी करेंट वाला दे देगा ईपीएस 0। क्या दे देगा, ईपीएस 0। जो करेंट का बात करेगा वो ईपीएस 0 होता है, ठीक है। ईपीएस 0 दिया रहेगा तो आपको ईपीएस 1 निकालना पड़ेगा। मतलब ईपीएस 1 मतलब ये एक्सपेक्टेड है। ईपीएस 1 का मतलब ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, अर्निंग पर शेयर है। और ये क्या है, करेंट है। तो करेंट वाला हम लोग नहीं लेते हैं, एक्सपेक्टेड वाला लेते हैं। इसमें ईपीएस 1 कैसे निकलेगा, 1 प्लस ग्रोथ रेट। मतलब देखिए फिर से एक बार बोलते हैं, इसको दूर कर लेना। ये सेम कॉन्सेप्ट डिविडेंड के लिए भी है, ठीक है। D0 और D1 के लिए भी है। ईपीएस 0 करेंट वाला है, ठीक है। आपको ईपीएस हमेशा 1 लेना है। मतलब 1 हमें 0 1 अपने मन से दे रहा है, 1 हम लोग लिख रहा है, जो एक्सपेक्टेड है। मतलब ईपीएस 0 मतलब आज का डेट का, ईपीएस 1 मतलब ईयर के एंड का वैल्यू, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड हो गया। यदि आपको ईपीएस 0 क्वेश्चन में है तो उसमें 1 प्लस ग्रोथ रेट ऐड कर देना, जो ग्रोथ रेट का परसेंटेज दिया रहेगा तो एक्सपेक्टेड आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे ईपीएस 1 लेना था। बोर्ड पे देखिए, ईपीएस 1 इसलिए लिया क्योंकि जो परफेस है ना, ये परफेस जो 8 लाख रुपए दिया है, ये ईयर के एंड का वैल्यू है। ये कब का वैल्यू है, ईयर के एंड का वैल्यू है। ये ईयर एंड का वैल्यू है, एंड, ईयर एंड। तो ईयर एंड का वैल्यू रहने का मतलब ये है कि वो एक्सपेक्टेड आज का बात नहीं कर रहा है, एंड का बात कर रहा है। तो ये आपका फ्यूचर का बात कर रहा है कि एंड में 8 लाख रुपया कमाया है। तो 8 लाख कमाया तो 2 लाख रुपया लगा के तो 4 रुपीज जो है ईपीएस आ गया। तो ईपीएस आ गया। अब आपको P0 खोजना, मतलब करेंट मार्केट प्राइस। क्या खोजना है, करेंट मार्केट प्राइस, आज के डेट में कितना है उस शेयर का। तो कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, जो लगाना है क्वेश्चन में, हाँ बोला है ना। फर्स्ट लाइन में देखो, करेंट मार्केट प्राइस ₹50 है। मतलब आज हम कितना रुपया लगाएंगे, 50 रुपया। अब हो गया फॉर्मूला। ग्रोथ रेट में क्या है, तो जी कितना है, तो क्वेश्चन में कहाँ बोला है ग्रोथ रेट, हाँ थर्ड लाइन में बोला है अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8% पर एनम। तो ये 8% पर एनम है। अब आप आराम से के ई निकाल देगा। के ई निकालने का क्या फॉर्मूला है, अर्निंग पर शेयर कितना है, 4 रुपीज़। 4 कितना, 4 कमाओगे, ये है कमाना, अर्न करना, कमाना। ये कमाएगा, हिंदी में लिख देता है कमाना, कामना, कमाना, कमाना, ठीक है। ये कमाना हो गया, ठीक है। कितना रुपया लगाएगा, कमाएगा तो 50 रुपीज़ लगाएंगे, 50 रुपीज़ लगाएंगे, ठीक है। करेंट मार्केट प्राइस इंटू 100। तो ईपीएस बाई P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट कितना परसेंट है, 8% है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे के ही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पे। तो 4/50 इंटू 100 करेंगे तो 8% आएगा ये, ठीक है। और ये ऑलरेडी ग्रोथ रेट है, तो मतलब आपका के ई जो निकलेगा वो 16% निकलेगा। अब यहाँ डाउट किस पे हो सकता है सर, डाउट हो सकता है आपका कि ये के ई जो है, ये जो आप कैसे पकड़ लिए कि ये ईपीएस 1 है, क्योंकि देखो वहाँ पे जो 8 लाख रुपया कमाया ना, वो बोला ईयर के एंड में 8 लाख रुपया कमा रहा है। मतलब वो आज का बात नहीं कर रहा है, ईयर के एंड का बात कर रहा है। तो ईयर के एंड का बात करेगा तो जो रियल अर्निंग है वो है एक्सपेक्टेड वाला। तो एक्सपेक्टेड वाला ही माना जाएगा इसको, ठीक है। यदि वो बोलता कि लास्ट ईयर का अर्निंग इतना था तो फिर वो ईपीएस 0 होता। लास्ट ईयर का अर्निंग बोलेगा तो ईपीएस क्या होगा, 0 होगा। ईपीएस 0 रहेगा तो आपको ईपीएस 1 निकालना पड़ेगा, उसमें ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई करके। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के। चलिए आगे एक और हम लोग सम करता है, क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं, उसको भी समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लें, उसके बाद फिर उसको भी कर लेंगे, और ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ फर्म इज ₹4। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर मतलब P0 है, वो कितना है, P0 मार्केट वैल्यू कितना है, 4 रुपीज़ है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है द कंपनी पेड डिविडेंड 1 रुपीज़ 1 लास्ट ईयर। देखो अब यहाँ पे समझ में आया ना, ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है, मतलब ये D0 है, ये लास्ट ईयर का है, मतलब ये D0 है।
तो D0 है कितना, 1 रुपया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है, उसके बाद बोलता है कि द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट 5% इन ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड ईच ईयर। मतलब यदि हम ग्रोथ का बात करें, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्रोथ जो है जी 5% है हर साल। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ फर्म। ठीक है, मतलब आपको के ई निकालना है। ठीक है, तो आपको निकालना है के ई। तो क्वेश्चन में दो चीज पूछा है, एक में बोला के ई निकालिए, ठीक है, और ये ए नंबर में पूछा है, ये ए नंबर में, और बी नंबर में क्या पूछा है देख लेते हैं अभी। बी नंबर में बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बताइए, मतलब शेयर का मार्केट वैल्यू बताइए इफ एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, इफ एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना है, बिकम 8%। मतलब आपसे मार्केट वैल्यू पूछा है, ये वाला मार्केट वैल्यू पूछा है कितना होगा इफ ग्रोथ रेट कितना हो जाए, जो आपका 5% था ना वो 8% हो जाए। तो ठीक है, इस तरह से का भी सम एग्जाम में आ सकता है, जिसको हम लोग फटाफट बना लेता है। तो सबसे पहले देखिए, पहले मेरे को D0 जो दिया हुआ है ना, ये करेंट डिविडेंड है, हमको एक्सपेक्टेड डिविडेंड जानना है। तो D1 कैसे निकालेंगे, जो भी D0 है उसमें ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ग्रोथ रेट कितना है, 1 प्लस ग्रोथ रेट है तो 5% है। तो 5 को जब आप परसेंटेज हटाओगे तो 0.05 आएगा। तो D1 कितना आ जाएगा, तो D1 आएगा वो 5, जो है ना ये मैथ्स है, 5 को 100 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड देंगे। तो 5 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 0.05 आएगा। और 1 प्लस ग्रोथ रेट होता है तो 1.05 आ गया। तो 1 रुपया 1.05 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1.05 इंटू 1, तो 1.05 ही आएगा। तो ये 1.05 आ गया D1, इसको आप समझ लीजिएगा। अभी जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन किया ना उसमें EPS1 डायरेक्ट दिया हुआ था, EPS0 नहीं दिया था। कैसे पता चला था, क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर था ना वो ईयर के एंड का था, जब भी ईयर के एंड का रहेगा, समझ गए, तो वो आपका EPS1 हो जाएगा या फिर D1 हो जाएगा। EPS1 और D1 में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक अप्रोच है, एक अर्निंग पर शेयर अप्रोच है, एक डिविडेंड अप्रोच है, दोनों में कमाई ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे D0 दिया था क्वेश्चन में, तो हम लोग ग्रोथ रेट ऐड करके D1 निकाल दिए। अब देखिए क्वेश्चन में जो पता उस बेसिस पे हमको क्या निकालना है, के निकालना है। तो के का फॉर्मूला पहले लिख लो, क्या फॉर्मूला था, D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड P0 इंटू 100, ठीक है, प्लस ग्रोथ रेट। तो D1 कितना है जो एक्सपेक्टेड निकला है, 1.05। और आप कितना रुपया लगाओगे, तो आप 4 रुपीज़ लगाओगे, क्योंकि एक शेयर का दाम 4 है, इंटू 100, और ग्रोथ रेट आप जोड़ दोगे तो ग्रोथ रेट कितना परसेंट है, 5% है। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लो, 1.05 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, तो ये आएगा 26.25, 26.25, और ये प्लस 5% हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 5% ऐड कर देने से 31.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31.25% आ जाएगा। ये हो गया आपका के ई। ठीक है, ये पार्ट ए सॉल्व हुआ, ये पार्ट ए का सॉल्यूशन है जिसमें के ई के बारे में पूछा था। अभी हम लोग पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट बी को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, सारा डेटा ओल्ड वाला ही लेंगे। ठीक है, बस हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ रेट 8% कर देंगे। तो आइए हम लोग करता है पार्ट बी। इधर हम पार्ट बी कर रहे हैं, इसको इस इलाका हम पार्ट बी कर रहे हैं, ये जो है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मार्केट वैल्यू पूछा है, मतलब P0 पूछा, मार्केट वैल्यू मतलब P0। तो फॉर्मूला क्या है, के ई इक्वल टू, ये बी नंबर है, ठीक है, बी नंबर है। तो के ई कितना है आपका, के ई इक्वल टू D1 बाई P0। आपसे ये पूछा है, मार्केट वैल्यू मतलब एक शेयर का वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू का मतलब कि क्या मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो D1 बाई P0 माइनस ग्रोथ रेट, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, अच्छा हाँ ठीक है, वो के ई वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
हम लोग इसको देख सकते हैं, इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट कर लीजिए ना, इसको इधर उधर करके P0 का भी सजा के कर देते। तो क्या है, के इक्वल टू D1 बाई P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। इसी फॉर्मूला को आप इधर उधर करिएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, तो P0 निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा D1, ठीक है, ये के ही आ जाएगा नीचे, और ये वाला जो ग्रोथ रेट है ना, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये ग्रोथ रेट जो इक्वल टू के इस साइड है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद ये के ही और ग्रोथ रेट एक साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये इधर उधर करके P0 निकाल दिया। अब पुट कर दो, आपको चाहिए D1, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना है, 1, ठीक है, इसमें ग्रोथ रेट कितना है 8%, तो 0.08 डिवाइडेड बाई के ही कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कुछ बोला नहीं है, तो आप ओल्ड वाला ही ले लेना जो अभी आप निकाले हो, 31.25। तो 31.25% और ग्रोथ रेट कितना परसेंट है, ग्रोथ रेट जो नया वाला लेंगे 8%, ठीक है। तो आपका ये ऊपर में डिजिट कितना आएगा, पहले उसको समझ लेते हैं। 1.08 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.08 ही आएगा, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है, 1.08 ही आएगा। नीचे वाला 31.25 में से 8% माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 23.25। तो 23.25% में है, क्योंकि हम परसेंट हटाया नहीं थे ना, इसलिए परसेंट में ले लिए। अब आप डिवाइड कर दो, 1.08 डिवाइडेड बाई 23.25%, तो आएगा आपका 4.65 आएगा। इसको आप और 4.65 भी ले सकते हो, 65 भी ले सकते हो, 5, ठीक है, या 4.64, 5 ले लो, 4 ले लो। तो इसको फटाफट एक बार हम गो थ्रू कर देता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ तक। देखिए पहला बात तो क्वेश्चन में P0 दिया हुआ है, D0 दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है के ही निकालो, तो के ही आप इजी तरीके से निकाल सकते हो, D1 बाई P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, सब पता है। D1 आपको क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ D0 क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में कभी भी लास्ट ईयर डिविडेंड ऐसा वर्ड दिखा रहेगा तो इसका मतलब वो फ्यूचर का डिविडेंड नहीं बता रहा, वो पास्ट का डिविडेंड बता रहा, और हमको यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब फ्यूचर का डिविडेंड लेना पड़ता है। D1 मतलब एक्सपेक्टेड फ्यूचर का, क्योंकि आप आज पैसा लगाओगे, पैसा तो आज लगाओगे P0, बट कमाओगे कौन सा, कमाई कौन सा लोगे, फ्यूचर का लेते हैं हम लोग, इसीलिए D1 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। D1 लेने का रीजन समझ में आया। फिर उसके बाद D1 में ग्रोथ रेट ऐड कर दिए, D0 में ग्रोथ रेट ऐड कर दिए, तो 1.05 आ गया D1, जो D0 1 था और D1 1.5 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग फॉर्मूला पुट करके 32.25 निकाला। फिर क्वेश्चन नंबर बी में बोलता है सेम में कि मार्केट वैल्यू बताओ जब ग्रोथ रेट 8% हो। तो देखिए यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये मैथ्स का है। आप ना इधर उधर डेटा करके ना P0 इक्वल टू D1 बाई K0 माइनस ग्रोथ रेट कर देंगे, क्योंकि देखो ये जो ग्रोथ रेट है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई नीचे वाला से, फिर इसका मल्टीप्लाई, वो करके करेगा तो यही आएगा। उसके बाद हम लोग इसमें 8% ग्रोथ रेट लिए, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि मार्केट वैल्यू बताओ जब ग्रोथ रेट 8% है, तो आज 8% लिए। उसके बाद हम लोग डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिए सारा। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ के ही जो लेंगे और ये वाला जो निकाले वही वाला के ही ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का आपका आ गया क्वेश्चन नंबर क्या है, बी नंबर में, कि मार्केट वैल्यू इतना है तो आपका कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग फटाफट सेकेंड वाला में जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी है, ईयर वाइज आया हुआ, आप उसको अपने बुक्स या किसी भी मटेरियल से आप जो भी प्रैक्टिस करते हो कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आता है प्रेफरेंस शेयर पे। अब प्रेफरेंस शेयर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रेफरेंस शेयर का दो वैल्यू है, दो तरह का प्रेफरेंस शेयर होता है, तो दोनों को देखना है और दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो देखिए एक है आपका प्रेफरेंस शेयर, अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे। प्रेफरेंस शेयर इसमें दो तरह का आता है, एक आता है आपका रिडीमेबल और एक होता है इरिडीमेबल।
तो इरिडीमेबल क्या होता है? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और एक होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल एक होता है रिडीमेबल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? देखो, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उसको बोलते हैं जिसको कंपनी शेयर इशू तो कर देता है, लेकिन फिर कभी वो जो प्रिंसिपल मनी है ना, वो वापस नहीं मांगता। मतलब आपको ऐसा समझना पड़ेगा, एक तरफ है पब्लिक, ठीक, एक तरफ है पब्लिक जो प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा, और एक तरफ है कंपनी जिसका प्रेफरेंस शेयर बिकेगा। तो ये क्या करता है, ये बोलता है आप मेरा प्रेफरेंस शेयर ले लो, बदले में आप मेरे को कैश दे दो। यही फंडा होता है ना, कंपनी के पास पैसा आ जाता है, ठीक है। कैश किसके पास आता है? कंपनी के पास आता है। तो ये जो प्रिंसिपल मनी है ना, ये जो आपका प्रिंसिपल मनी है, इसका कभी फिर रीपेमेंट नहीं होगा। मतलब फिर वापस ये जो कैश है ना, वापस इसको नहीं करेगा बदले में। बट हाँ, आपका प्रिंसिपल मनी वापस नहीं करेगा, लेकिन फ्यूचर में तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा ना। एक्सपेक्टेड डिविडेंड यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे डिविडेंड देना पड़ेगा। कंपनी पे करेगा पब्लिक को, और हम लोग जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इरिडीमेबल का मतलब ये हो गया कि जो लिया हुआ प्रिंसिपल मनी है, ठीक है, उसको कंपनी कभी भी वापस नहीं करता है। बट रिडीमेबल में क्या होता है कि जो कंपनी पैसा लिया है ना, प्रेफरेंस शेयर दिया है, इसका उल्टा होगा। फ्यूचर में जब एक समय आएगा, मैच्योरिटी पीरियड खत्म होगा, तो पैसा क्या करेगा, वापस दे देगा। जो लिया हुआ पैसा वापस दे देगा, और जो प्रेफरेंस शेयर है लिया हुआ वापस ले लेगा। याद रखिएगा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है उसमें पैसा का प्री पेमेंट, मतलब रीपेमेंट नहीं होता है, पैसा का रीपेमेंट नहीं होता है। और रिडीमेबल में पैसा का और शेयर का वापस से फिर चेंज होता है, मतलब रीपेमेंट होता है इसमें। मतलब यही बात है कि रिडीमेबल में लिया हुआ पैसा कंपनी वापस फ्यूचर में नहीं करता, प्रिंसिपल मनी बोल सकते हो एक तरह का, जो इन्वेस्टमेंट मनी है। बट रिडीमेबल में आपको वापस करना पड़ता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, दोनों का फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं, और इस दोनों के बीच पे हम लोग सम भी बना लेंगे। फटाफट कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट है, क्योंकि एक दिन में इसको आप नहीं सीख सकते। इस पर 4 या 5 क्लास लगता है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो बीकॉम में, ठीक है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर किसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग केपी से डिनोट करता है। केपी इक्वल टू, हम लोग लिखता है केपी इक्वल टू, क्या लिखता है, डिविडेंड का जो रेट होता है या डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड और 1 माइनस टैक्स। और इधर उधर इधर वाला फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, केपी इक्वल टू इसमें का, सॉरी के ही नहीं, केपी इसमें का, रिडीमेबल में फॉर्मूला क्या होता है, तो जो डिविडेंड रहता है वो लेंगे, ठीक है, डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस इशू प्राइस। इसके जगह पे नेट प्रोसीड्स भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एन, नंबर ऑफ ईयर, पूरा का एवरेज ले लेंगे। रिडीमेबल वैल्यू प्लस इशू प्राइस, इसके जगह पे इशू प्राइस नहीं लिख के ना नेट प्रोसीड्स लिख दो। नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स, इसका पूरा का एवरेज इंटू 100 परसेंटेज में लाने के लिए, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को, इसमें तो मेरे को कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, ये एग्जाम में इजी आएगा तो कर लीजिएगा। जो भी डिविडेंड का रेट रहेगा या जो भी डिविडेंड रहेगा उससे टैक्स माइनस कर दीजिएगा, केपी का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। इसको मेन समझना है, समझा भी देते हैं। देखिए, पहला तो जो आप डिविडेंड पेड करोगे वो लेगा, चाहे वो रेट में लो चाहे अमाउंट में लो, ठीक है। आरबी का मतलब क्या हो गया, आरबी का मतलब हो गया रिडीमेबल वैल्यू। आरबी का मतलब क्या हो गया, रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू, आरबी का मतलब हो गया रिडीमेबल वैल्यू। और एनपी का मतलब क्या हो गया, नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स। और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर। और देखिए, जब आप शेयर इशू करोगे तो फिर शेयर इशू करने पे क्या होगा, मान लो हम कंपनी है, हम अपना प्रेफरेंस शेयर दे के पैसा ले लिए,
पैसा मेरे पास आया, पैसा आने में जो भी खर्चा लगेगा उसको माइनस कर देंगे। तो जो मेरे पास पैसा आएगा, कुछ मान लो कॉस्टिंग लग रहा है, कुछ खर्च लग रहा है, वो खर्च हटने के बाद वो मेरा नेट प्रोसीड्स हो जाएगा। जब ये शेयर हम इशू करेंगे, जो मेरे को पैसा मिलेगा वो नेट प्रोसीड्स हो जाएगा। लेकिन मान लो जब हम मैच्योरिटी पे जो पैसा वापस देंगे, हम तो बोल रहे थे ना रिडीमेबल में पैसा वापस देंगे, वो रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगा। और एन मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का वो रिडम्शन का वैल्यू होगा। पास्ट में आप पढ़ा होगा कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड करते हैं, उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो एन मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर। अब यहाँ पे क्यू रखता है हम लोग, और ये नीचे एवरेज क्यू लेता है। अभी हम इसका क्वेश्चन में सॉल्यूशन डिस्कस करेगा, तो ये दोनों लॉजिक दे देगा कि यहाँ एवरेज क्यू लेते हैं या ये वाला जो है माइनस क्यू करके इसमें प्लस करें। सबका रीजन एकदम छोटा सा है, इसको समझ जाएगा। एक बार आप लोग लिख लो, दो फॉर्मूला लिखिए, आगे आइए क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग आता है, कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं, तो किसी भी एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चालू करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कोई भी एक क्वेश्चन, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता है, देखिए। X and company has issued a redeemable preference share of face value of ₹100 for 10 लाख, मतलब 100 उसका फेस वैल्यू है और 10 लाख रुपया में टोटल हम प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर इशू करने का टोटल कितना लगा, 10 लाख। या तो आप यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू टोटल ले लो, नहीं तो एक शेयर का भी लेके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों से आंसर मैच करेगा। उसके बाद फिर क्या बोला है, द शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। मतलब जो आप 100 का शेयर बेच रहे हो ना मार्केट में, उसमें 5% आपको डिस्काउंट दे के पब्लिक से 95 लेना पड़ रहा है। मतलब शेयर दे रहा है 100 का, बट 5 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो पब्लिक से कितना ले रहे हैं, 95, 5% डिस्काउंट दे के। उसके बाद बोलता है इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व द फ्लोटेशन कॉस्ट 5 पर शेयर। जब भी आप शेयर इशू करते हो तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्रिएट होता है, जिससे क्या होगा, जो इशू किया हुआ पैसा है ना वो आपका कम हो जाएगा। मतलब अब आपको समझ में आया कि नेट प्रोसीड्स हम लोग किसको बोलते हैं। नेट प्रोसीड्स का मतलब हो गया जब आप शेयर बेच रहे हो और आपको जो पैसा मिल रहा है, पैसा रिसीव होने तक जो भी खर्चा मिल रहा है उसको काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो खर्चा काटना पड़ेगा, एक आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो 100 का चीज 5 रुपये डिस्काउंट 95 एक शेयर पे हो रहा है, जो 100 रुपये आना चाहिए 95 आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ। और एक आपका क्या हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द शेयर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। अच्छा, ये जो रिडीमेबल है ना, मतलब हो गया रिडीमेबल, मतलब हो गया कि लिया हुआ आज जो पैसा ले रहे हो फ्यूचर में उसको वापस कर रहे हो, तो मैच्योरिटी के समय में वापस करते हैं। इसका एक समय होगा 5 साल या 10 साल। क्वेश्चन में कितना साल बोला है, बोला द शेयर्स वे रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 10 ईयर है। बहुत ईजी क्वेश्चन और एग्जाम में ऐसा आ सकता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 10 साल बाद वापस करना होगा 5% प्रीमियम में। तो अभी आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड्स भी क्लियर हो जाएगा, और ये लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि ये वाला माइनस क्यों कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे नीचे में एवरेज क्यों ले रहा है, इंटू 100 क्यों ले रहा है, ठीक है। सबका लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या निकालना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ टैक्स रेट इज 50%। तो टैक्स रेट दिया हुआ है, तो टैक्स रेट आपका दिया हुआ है 50%, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग फटाफट। चलिए देखिए, इसको अच्छा से करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक हमको दिखा। इरिडीमेबल का क्वेश्चन में आप नहीं दिया हुआ है, देगा तो याद रखिएगा, इरिडीमेबल में जो डिविडेंड का रेट होता है उससे 1 माइनस टैक्स कर दीजिएगा, बस वही आपका आंसर है, ठीक है। इरिडीमेबल में कोई कहानी खास नहीं है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी, केपी का फॉर्मूला होता है, डिविडेंड जो है वो ले लेंगे प्लस आरवी रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई एन, और इस पूरे का एवरेज रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरा फॉर्मूला है।
तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एक एक आइटम, डिविडेंड निकाल लेते हैं। तो डिविडेंड कैसे निकलेगा, सिंपल सा बात है, डिविडेंड याद रखिएगा हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। जहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर का सम्स आएगा तो फेस वैल्यू क्वेश्चन में 100 है, और डिविडेंड का रेट क्वेश्चन नंबर जो भी है वो स्टार्टिंग में 12% बोला है, तो 100 फेस वैल्यू है, इसका 12% रेट है, तो 12 रुपये आ गया एक शेयर का डिविडेंड। तो एक शेयर का हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू का मतलब होता है कि लिया हुआ पैसा वापस करेंगे मैच्योरिटी में। इस क्वेश्चन में मैच्योरिटी 10 साल का है, ठीक है। तो कितना लिए हम लोग, तो देखिए हम लोग तो 100 रुपया का एक शेयर का दाम है, जिसको हम लोग 5% प्रीमियम में वापस देंगे। मतलब जब हम वापस देंगे ना तो 5% ज़्यादा देंगे फेस वैल्यू का, ठीक है। ये क्या है, ये प्रीमियम इशू करते समय नहीं मिल रहा है, ये प्रीमियम आपका इशू तो डिस्काउंट में हो रहा है, इसको समझिए। हमको उम्मीद है कि आपका ये सब चीज़ बेसिक क्लियर होगा। इशू डिस्काउंट में हो रहा है, वो नेट प्रोसीड्स में जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो वापस लिया हुआ पैसा जो फ्यूचर में वापस कर रहे हैं ना, तो जो हम लोग शेयर फ्यूचर में जो लिया हुआ पैसा वापस कर रहे हैं, ये वाला रिडीमेबल एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये 5% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये मेरे लिए कॉस्टिंग है। तो मेरा जो 100 रुपये का सामान था ना, हमको बदले में कितना वापस करना पड़ रहा है, 105। अब ध्यान से समझिएगा, आज नहीं 105 वापस करना पड़ेगा, 10 साल बाद मैच्योरिटी में। नेट प्रोसीड्स का मतलब हो गया है कि आपके पास कितना रुपये आया, इसको नेट प्रोसीड्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक नंबर लाइन में द शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड 5% डिस्काउंट है। तो भैया आप शेयर इशू कर रहे हो 100 का, जिसमें आप 100 का 5% डिस्काउंट दोगे। सर माइनस क्यों किया, प्रीमियम होने से ऐड कर देंगे। ये वाला प्रीमियम अलग है, ये वाला प्रीमियम जब आप रीपेबल करोगे ना मैच्योरिटी के समय में, तब आप एक्स्ट्रा दोगे। ये प्रीमियम हम लोग लेते हैं, इशू करते समय प्रीमियम लेते हैं और डिस्काउंट हम लोग कम देते हैं। तो डिस्काउंट कितना दिए हैं, 100 का 5%, मतलब 5 रुपया मेरे को कम मिलेगा। और साथ साथ में मेरे को एक फ्लोटेशन कॉस्ट बोल के भी खर्चा है। देखिए तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, ईजी है, एक शेयर पे 5 रुपया है, तो यहाँ पे 5 रुपया एक शेयर पे है। तो मेरा टोटल कितना हो गया, रिडीमेबल नेट प्रोसीड्स 100 का एक वैल्यू था, जिसमें 5 रुपया डिस्काउंट है और 5 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो मेरे घर में कितना आएगा, 90 रुपीज़ आएगा। मतलब इशू करते समय 90 आया और जब हम वापस करेंगे 105 आया। समझ में आ रहा है, रिडीमेबल वैल्यू मतलब जो मैच्योरिटी में वापस करेंगे, और नेट प्रोसीड्स मतलब जो आज के डेट में आपके पास शेयर इशू करने से पैसा आया। इसीलिए तो देखो डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट दोनों माइनस कर दिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपको ये फॉर्मूला भी लॉजिक भी दे देता है ये क्यों लिया है, तो आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो इसको हम यहाँ बना रहा है, यहाँ मेरे पास जगह है, इसको यहाँ बना रहा है। तो केपी इक्वल टू, ध्यान दीजिए डिविडेंड कितना, ये आपका खर्चा है ना, देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो 12 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस रिडीमेबल वैल्यू आपको कितना वापस करना है 105, माइनस नेट प्रोसीड्स आज के डेट में आपके पास कितना है 90। आप एक बार 105 से 90 माइनस करो तो देखोगे तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है, क्योंकि आप लिए हो 90 और दे रहे हो 105 मैच्योरिटी में, तो आप एक्स्ट्रा 15 रुपया दे रहे हो। ये जो एक्स्ट्रा 15 रुपया जो आप खर्च किए, इससे तो आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा ना, इसीलिए प्लस हो रहा है। और ये कितने साल के लिए है, क्योंकि ये 15 रुपया तो एक साल के लिए नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मैच्योरिटी का पीरियड कितना है, मतलब एन कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ईयर्स है, कितना है 10 ईयर्स है, क्योंकि बोला ना रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स ये पैसा वापस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 साल का खर्चा है। और आप एक बात समझिए, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा, ये जो 15 को 10 से डिवाइड करेंगे 1.5 रुपया आएगा, ये 1.5 रुपया 1 से 10 साल तक है। और आपको याद होगा ना इस सब में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर यूज होता है, तो यहाँ तो टाइम वैल्यू ऑफ फैक्टर, टाइम वैल्यू ऑफ जो टाइम फैक्टर है यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है। टाइम फैक्टर होता है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोग, कि कोई भी 1.5 रुपया मतलब मान लो 10 साल तक है, मतलब जैसे देखो ये जो 15 रुपया का खर्चा है ना, ये 10 साल से डिवाइड करेंगे तो हर साल का 1.5 रुपया आएगा, मतलब फर्स्ट ईयर 1.5 रुपया, सेकेंड ईयर 1.5 रुपया, थर्ड ईयर 1.5 रुपया, फोर्थ ईयर 1.5 रुपया, फिफ्थ ईयर, तो ऐसे ऐसे करके। तो ये फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर इस सब में तो डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग यूज होगा ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर, बट आप तो नहीं कर रहे हो।
तो इसीलिए इस फॉर्मूला में क्या किया गया, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू का जो फैक्टर है उसको कंसिडर नहीं किया गया, इसीलिए नीचे में ऊपर वाला वैल्यू का एक एवरेज वैल्यू ले लिया गया। तो एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स। तो एवरेज निकालेंगे तो जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर में 2 डिजिट इसलिए डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, ठीक है, इंटू 100। अच्छा कितना आएगा, ये आ जाएगा ऊपर वाला 12 और ये डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। और नीचे कितना एवरेज आया, तो 105 प्लस 90, 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 97.5 इंटू 100। अब ऊपर वाला जोड़ लो 13.5, 13.5 डिवाइड बाई 97.5 इंटू 100, तो आएगा 30.85। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेता और कुछ जो चीज़ छूटा हुआ उसको समझ लेता है। टैक्स रेट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसको आप इग्नोर करिएगा। हाँ, यदि यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता तो फिर यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ता, कुछ फॉर्मूला में चेंजेस हो सकता था। वो जो टैक्स रेट है उसको इनकम टैक्स मान के हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स रेट का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला में भी यूज नहीं है। हाँ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एक कॉन्सेप्ट होता है, वो रहता, तो फिर वहाँ उसको यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ता। तो देखिए अभी पहले फटाफट हम सम के हिसाब से इस चीज को गो थ्रू करा देता है। प्रेफरेंस शेयर दो तरह का होगा, एक रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल। इरिडीमेबल में कुछ नहीं, फॉर्मूला छोटा सा, डिविडेंड 1 माइनस टैक्स कर देंगे, उसको हटा दो आप। पहले आप इरिडीमेबल में समझो, एग्जाम में यही आएगा। पहले तो आप डिविडेंड ले लेगा फेस वैल्यू पे जितना रेट रहेगा, फिर आप रिडीमेबल वैल्यू मतलब जो पैसा आप फ्यूचर में वापस करेगा। इस क्वेश्चन में 5% बोला है, ज्यादा देंगे, हमेशा याद रखिएगा जो भी परसेंटेज रहेगा वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, तो 105 देंगे। और इसमें बोला 100 में इतना डिस्काउंट दे रहा है आज के रेट में, और कुछ खर्चा पड़ रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो आपके घर पे 90 आ रहा है, आप 105 वापस कर रहे हो और 90 ले रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना 15 रुपया, 15 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हो, जो कि कितने साल का है, 10 साल का है। अब ये हर साल 1 2 3 4 5 हर साल 1.5 रुपया होगा, बट इसमें आप टाइम फैक्टर तो कंसीडर नहीं ना किए, क्योंकि हर साल इसका डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग फैक्टर यूज होगा ना 1.5 रुपये का, क्योंकि आप यहाँ पे 0th ईयर में खड़े हो, पहला साल 1.5, दूसरा साल 1.5, तीसरा साल 1.5, तो आपको सबका प्रेजेंट वैल्यू पे खींचना चाहिए था, 0th ईयर पे वैल्यू चाहिए। जो 15 रुपया है ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता है मेरे को, इसीलिए नीचे में हम लोग एवरेज ले लिए, ठीक है, फिर इंटू 100 कर देंगे। उसके बाद ये डिवाइड करके जो आएगा प्लस कर देंगे, फिर नीचे वाला का एवरेज कर लेंगे, इंटू 100 करके आपका केपी आ जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन में इतना भी डाउट है तो आप नॉर्मल अभी एग्जाम के लिए काम चला लो, फॉर्मूला बेस पे है पूरा, उसको फॉर्मूला को रीड कर लो। आपको बस कैच करना रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड्स, नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा। रिडीमेबल वैल्यू मतलब जो पैसा आपको फ्यूचर में वापस करना है, और नेट प्रोसीड्स का मतलब हो गया जो आज के डेट में आपको मिलेगा शेयर इशू करने पे। और आपका जो डिविडेंड का रेट रहेगा वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अभी हम लोग केपी पे बनाया, इसके बाद एक टॉपिक और हम लोग का बच रहा है, वो है कि आपका केडी बच रहा है, और उसके बाद हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रखेगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट आपका 11 12 फर्स्ट ईयर का सभी सेमेस्टर का वीडियोस मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यदि आपको पढ़ाई करना है तो, ठीक है। थैंक यू।